नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अब की बार मेंस पार सीरीज में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई जो हमारा प्रोग्राम होगा वो सप्ताह में एक दिन शनिवार को दोनों मीटिंग में। कुछ बच्चों का ये था कि सर ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, तो देखिए ऐसा नहीं है, पीछे बहुत क्वेश्चन कराया गया है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इधर चूंकि अब पीटी बहुत करीब है, बिहार वाले बच्चे भी पीटी में लगे हुए हैं और यूपी भी पीसीएस बहुत पास में है। तो ऐसे में दो तो हम करा ही रहे हैं और जैसे ही चीजें होंगी बढ़ाया जाएगा फिर। लेकिन पीछे बहुत क्वेश्चन पड़े भी हुए हैं, तो यदि आप चाहें तो वहां से देख लें। आज का जो हमारा प्रश्न है वो पेपर 1 से है और क्वेश्चन ये है कि भारतीय रियासतों पर आधिपत्य स्थापित करने के क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न साधन क्या थे, तो ये बताना है और इसी को स्पष्ट करना है। तो 12 अंक का प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका दीजिए कि 1757 में प्लासी की विजय के बाद कंपनी जो है बंगाल में मजबूत स्थिति में आ गई और बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था ने तो उसे उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। कैसे उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शक्ति बन गए, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो भाग ली थी। उसमें आप देखेंगे तो अवध का नवाब भी सम्मिलित होते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उसमें होते हैं और बंगाल के जो पूर्व नवाब होते हैं वो तो होते ही होते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण शक्तियां इसमें पराजित हुई थी। तो अब सोचिए, दिल्ली का बादशाह पराजित हो रहा है, अवध बगल में महत्वपूर्ण, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सूबा था, वहां का नवाब पराजित हो रहा है, बंगाल का तो नवाब पराजित हो ही रहा। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। अतः 1757 से 1857 की अवधि के दौरान ब्रिटिश सर्वोच्चता के विस्तार और नियंत्रण हेतु कंपनी ने 2 पद्धतियों को जो है अपनाया। क्योंकि जब बक्सर पे इन्होंने बक्सर के माध्यम से, चूंकि इनको बंगाल जैसा एक बहुत उपजाऊ भूभाग की प्राप्ति हुई, और ये जो बंगाल है ये वर्तमान का पश्चिम बंगाल को मत सोचिए, उसमें बिहार था, उड़ीसा था और जो वर्तमान का बांग्लादेश था, इतने बड़े भूभाग पर इनका जो है नियंत्रण स्थापित होता है। तो सोचिए कि मतलब ये कितनी महत्वपूर्ण शक्ति बन जाते हैं। और इसके बाद अब इनकी मंशा ये होती है कि भाई हम धीरे धीरे किस तरीके से अपना जो है साम्राज्य विस्तार करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने 2 नीतियों को अपनाया था। तो सबसे पहले था कि भाई युद्ध द्वारा क्षेत्रों को विजित करना, कि जहां जरूरत रहे वहां युद्ध करेंगे। फिर दूसरा इनका प्रयास था कि कूटनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली द्वारा विलय की नीति को जो है वो अपनाना। तो आइए देखते हैं कि कंपनी द्वारा अपनाए गए प्रमुख साधन में सबसे पहले प्रत्यक्ष सैन्य हमला। तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैन्य हमले के तहत मैसूर, मराठा संघ और पंजाब को विजित किया। मतलब आप मैसूर के युद्ध में देख ही रहे होंगे कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को की निर्णायक हार हुई, उसमें वो मारा भी जाता है और फिर मैसूर जो है वो हस्तगत कर लेते हैं अंग्रेज। इसी के साथ साथ मराठों में भी आप देखते होंगे कि किस तरीके से कई युद्ध हुए, और फिर पंजाब में भी जो है युद्ध के द्वारा ही जो है इसको अपने अंतर्गत अंग्रेज लाने में सफल रहे। तो पहला प्रयास तो युद्ध के द्वारा किया गया, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध की नीति का उपयोग बहुत सीमित था, क्योंकि अंग्रेज होशियार थे, वो जानते थे कि जो चीज कूटनीति मतलब बिना रक्त बहाए, बिना संसाधन खर्चा किए ही प्राप्त हो सकती है, भारत के राजाओं की दुर्बलता और चीजों को देखते हुए, तो उनको लगा कि यहाँ तो युद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सी कूटनीति की जरूरत है। तो क्यों अपना संसाधन, अपना पैसा और अपने लोगों को हताहत करें युद्ध में ले जाकर के। तो बहुत जहां मतलब अब अति आवश्यक हो जाए, उन्होंने वही युद्ध का रास्ता चुना। और युद्ध में आप दिखा सकते हैं मैसूर वाला मराठों के साथ, और फिर पंजाब का जो विलय होता है, ये तीनों युद्ध के द्वारा होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने कूटनीतिक जो रास्ता अपनाया, जो दूसरा वाला रास्ता है, उसके तहत सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया कि द्वैध शासन व्यवस्था लाई। और इस नीति का क्रियान्वयन कंपनी द्वारा बक्सर युद्ध के बाद बंगाल में किया गया, जिसके तहत दीवानी का अधिकार कंपनी को एवं निजामत का अधिकार नवाब के पास था, जिसने कंपनी को बिना किसी उत्तरदायित्व के राजस्व प्राप्त करने में सक्षम बना दिया। मतलब सोचिए कि बंगाल बक्सर के बाद उन्होंने अपने भी अगर देखा जाए तो
प्लासी के बाद ही कठपुतली नवाब बनाने में सफल रहे थे, और बक्सर के बाद तो इनकी स्थिति और मजबूत होती है। तो ऐसे में वो कहते हैं बंगाल के नवाब से, देखिए अभी आप नवाब बने रहिए और सारा प्रशासन जो है, निजामत की जो व्यवस्था है वो आप देखेंगे, और राजस्व की जो चीजें हैं वो हम देखेंगे। सोचिए, मतलब कि एक के पास अधिकार है तो पैसा नहीं, और एक के पास पैसा है, मतलब अंग्रेज सारा राजस्व पे कब्जा करके बैठे हैं तो उनके पास अधिकार नहीं। मतलब बहुत मामूली रकम उन्होंने जो है निजामत के लिए नवाब को सौंपी, तो एक बड़ा राजस्व उनके पास चला गया इस तरीके से। और आप लोग जानते ही होंगे कि राजस्व ही जो है वो राज्य का अश्व होता है। अगर आपके पास राजस्व है तो आप जो है बड़ी नौकरशाही खड़ी कर सकते हैं, बड़ी सेना रख सकते हैं, और बड़े भूभाग पर जो है वो अधिकार जमा सकते हैं। ये कुछ हमारे मेंस टेस्ट सीरीज को लेकर के बैच चल रहे हैं, तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आरओ को लेकर के जो हमारा बैच है, और एक है हमारा मेंटरशिप बैच जो पीसीएस को लेकर के, तो ये दोनों 12 अगस्त से प्रारंभ है। आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। इस तरीके से कुछ आपको टास्क दिया जाएगा, आप लिख करके दिखाएंगे, सारा मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, फिर आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, और ये प्रक्रिया सेम डे की होगी। और इसका मतलब उद्देश्य ये है कि आपकी मुख्य परीक्षा के पहले पहले 750 प्लस प्रश्न जो है वो करा करके हम मुख्य परीक्षा में भेजें, और इतना यदि करके जाएंगे तो कितनी अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो आप लोग इससे जरूर जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए नंबर तो आपको फ्लैश कर ही रहा होगा, तो वहां से जो है आप फोन कर सकते हैं। तो सहायक संधि के बाद जो दूसरा कूटनीतिक रास्ता वो अख्तियार करते हैं, तो सहायक संधि का मतलब सारी द्वैध शासन के बाद सहायक संधि की चीजों को अपनाते हैं, और इस व्यवस्था के तहत हैदराबाद, अवध जैसे भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त करने की वचनबद्धता के बदले ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। मतलब अब अंग्रेज ये कह रहे थे कि भाई देखिए, आपके राज्य में खतरा है, आपके पड़ोसियों द्वारा खतरा है, आप एकदम चिंता मुक्त हो जाइए, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। तो राजा तो बड़ा खुश हुआ कि भाई हमको जो है हमारी सुरक्षा का ये वचन दे रहे हैं। तो राजा ने कहा कि बदले में हमको क्या करना होगा? तो ये कह रहे हैं भाई आपको कुछ करना नहीं होगा, बस हमारा एक रेजिडेंट जो है वो आपके दरबार में रहेगा, हमारी सैन्य टुकड़ी आपके दरबार में रहेगी, और आपको जो है केवल उन्हीं का खर्चा उठाना होगा। तो राजा एक ट्रैप में फंस जाते हैं, उनको लगता है कि चलिए थोड़ा सा खर्चा करके व्यय करके और हम अपने राज्य को कम से कम अक्षुण्ण बना के रख सकेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम अपने घर में एक भस्मासुर को ला रहे हैं जो आगे चल करके हमारे ही राज्य को जो है वो छिन्न भिन्न कर देगा। और वाकई में जो ये रेजिडेंट होते थे वो राजा की वास्तविक स्थिति का भली भांति पता लगा लेते थे, और फिर राजा को भी असहज करते रहते थे। और जैसे ही लगता था कि अब राजा की स्थिति या शासक की स्थिति कमजोर है, वैसे ही वो क्या करते थे, उस पे जो है उसका अधिग्रहण कर लेते थे। और इसके तहत आप सोचिए कितनी बड़ी रियासत, मतलब हैदराबाद और अवध जैसी रियासतों को जो है ये अपने नियंत्रण में लाने में सफल रहे सहायक संधि के द्वारा। तो अंग्रेज वाकई में बड़े बुद्धिमान थे। और दूसरा इनका है कि सर्वोच्चता की नीति। तो इसे लॉर्ड हेस्टिंग, जो लॉर्ड हेस्टिंग, देखिए एक वारेन हेस्टिंग है, एक लॉर्ड हेस्टिंग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये लॉर्ड हेस्टिंग की बात हो रही है, वारेन हेस्टिंग इसके पहले आ चुके हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग का समय है 1813 से 23 के अधीन, मतलब सर्वोच्चता की नीति को लाया गया था। और इस नीति के माध्यम से कंपनी ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप करने के अधिकार को बढ़ा दिया। मतलब इसके तहत ये था कि अंग्रेजों ने ये अपने आप को माना कि भाई हम जो है बहुत ताकतवर हैं, संप्रभु हैं, और हमारी जो चीजें हैं, जो हमारी शर्तें हैं, उसको जो है जो भारतीय राजा है उनको मानना होगा। और इसका मतलब यही था कि कंपनी किसी भी भारतीय शासक से ऊपर थी, मतलब सर्वोच्च थी, और उसके मामले में हस्तक्षेप कर सकती थी। मतलब कोई भी जो देसी रियासतें थी या राजा थे तो वहां वो हस्तक्षेप कर सकती थी। क्यों कर सकती थी? क्योंकि कंपनी जो है अब सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी। इसका प्रयोग मराठों, राजपूताना के केंद्रीय राज्यों और नेपाल के गोरखाओं को अधीन करने के लिए जो है वो किया गया था, मतलब सर्वोच्चता की नीति को। तो आप इसका भी उल्लेख करेंगे। फिर अगला आता है विलय की नीति, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस नीति के माध्यम से डलहौजी, मतलब विलय की नीति से कौन संबंधित रहे हैं? तो डलहौजी रहे हैं।
ने घोषणा किया कि यदि किसी भी भारतीय ये शासक होगा, किसी भी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुत्र के हो जाती है, मतलब देखिए उसमें मेल चाइल्ड का महत्व था, फीमेल अगर रहेंगे तो भाई आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता था। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी शासक वो पुत्र के बिना डेथ हो जाती है, मतलब उसके पुत्र होते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके राज्य का जो है वो अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और इस नीति के तहत सोचिए सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसे राज्यों का जो है वो अधिपत्य स्थापित किया अंग्रेजों ने, मतलब अधिग्रहण कर लिया इनका। और इनका समय भी याद रखिएगा, पीटी में कई बार ये समय पूछा कि भाई विलय की नीति के तहत कैसे कैसे जो है इनको व्यक्तिगत किया गया था। और झांसी की रानी की कहानी तो आप जान ही रहे होंगे कि ये अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर के था कि भाई हम एक दत्तक पुत्र ले आओ। पहले ऐसा था कि कोई राजा अगर पुत्र विहीन होकर के डेथ होता था तो उसकी जो रानी थी एक दत्तक पुत्र को लेती थी और उसको जो है जो पूर्व के शासक थे या जिसके अंतर्गत ये राज्य आता था तो स्वीकृति मिल जाती थी कायदे से। अंग्रेजों के समय में भी ये चीजें पहले थी और मुगलों के समय में भी थी। अकबर ने ही ये नीति लाया था कि भाई ठीक है आप जो है प्रस्ताव बना करके भेजेंगे, आप अपने से नहीं उसको। मुगल शासन काल में क्या था कि आप जो है अपने से किसी को राजा नहीं बना सकते, लेकिन ये है कि मुगल बादशाह के पास आप जो है आप किसी क्षेत्र के राजा हैं, मुगल प्रशासन के अंतर्गत आपका क्षेत्र आता है, तो आप जो है दत्तक पुत्र को भेजेंगे कि मतलब हम चाहते हैं, अनुमति मांगेंगे और जनरली राजा अनुमति दे देता था। यही काम प्रारंभ में अंग्रेजों के समय हुआ, लेकिन डलहौजी ने इसको उलट दिया और कहा कि नहीं, अब अगर कोई पुत्र विहीन मरता है तो उसके राज्य का हम अधिग्रहण कर लेंगे। और इसके तहत इतने महत्वपूर्ण जो है क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया। और अगला जो है कुशासन का आरोप लगा करके, तो इसके तहत अंग्रेजों ने 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया, जिसके पीछे उनका तर्क था कि नवाब शासन सत्ता चलाने में विफल रहे, मतलब कि कुशासन का आधार बना करके इन्होंने अवध का अधिग्रहण किया था। आप लोग जानते ही होंगे उस समय नवाब वाजिद अली साहब वहां के नवाब थे। और आरोप क्या लगाए कि आप जो है अपनी जो शासन सत्ता उसको सही प्रकार से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में हम जो है वो कर्तव्य से बंधे हुए, मतलब कितने धूर्त थे सब, कह रहे हैं कि हम जो है कर्तव्य से बंधे हुए, हमारा ये कर्तव्य है कि जो है सुशासन की व्यवस्था स्थापित हो, नागरिकों को जो है वो, नागरिक तो उस समय होते ही नहीं थे, प्रजा को जो है वो न्याय की चीजें मिले। तो ऐसी अवस्था में हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम चीजों को अधिग्रहित करें। तो अवध ऐसे इन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि रियासतों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने कई कूटनीतिक उपाय किए थे, साथ ही जहां उन्हें लगा वहां युद्ध भी किए थे। तो मतलब उन्होंने कूटनीतिक उपाय के द्वारा अगर देखा जाए तो बहुत बड़े भूभाग को जो है अपने शासन के अंतर्गत लाने में वो सफल रहे, लेकिन जहां उनको जरूरत पड़ी कि भाई अब ये कूटनीतिक रास्ते से चीजें नहीं हो रही हैं, वहीं उन्होंने युद्ध का रास्ता अख्तियार किया। और आप देखेंगे 2-3 ही जगह, जैसे पंजाब में उन्होंने युद्ध किया था, मैसूर में युद्ध किया था और मराठों के साथ युद्ध किया था। बाकी सब ऐसे ही दूसरे रास्ते से उन्होंने जो है अपने शासन सत्ता का विस्तार किया था। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। तो एक पहला तो हमारा टेलीग्राम ही है, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। दूसरा ये है, हमारे 2 चैनल हैं, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल और दूसरा समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। ये दोनों चैनल आप ही के हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना। तो इसे सहयोग करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।